हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब बाय अरुण मेहरा में। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आज आपका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट, जो आपका खंड क है ये आता है आपका 35 मार्क्स, और खंड ख ये भी 35। तो टोटल कुल मिलाकर आपके 70 मार्क्स का थ्योरी का पोर्शन हो जाता है। फिर 70 और 30 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन। तो इसलिए आपका पूर्णांक कुल मिलाकर 100 मार्क्स का हो जाता है। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस। आप भी एक बार सिलेबस को देख ले अच्छी तरीके से। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा है जो आपसे के एग्जाम में ना आए। तो गाइज चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, इसके मात्रक और विमा अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये एक एक नंबर के होते हैं, इम्पोर्टेंट है। मैंने सभी छोटे बड़े क्वेश्चन सब ऐड किए हैं। तो ऐसे होंगे कुछ 30 के आसपास क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। तो क्वेश्चन सेकंड इज कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। क्वेश्चन थर्ड इज वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आपकी दो स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति ये अभी आपको दोनों तैयार करनी है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप ये दो स्थितियां जो हैं आपको फिर अगले चैप्टर में भी सेम आती है। तो क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वही व्यंजक है ये जो टो बराबर पी ई साइन थीटा होता है। टो बराबर पी ई साइन थीटा के इक्वल होता है। हमारा बल आघूर्ण बल युग्म सब एक ही बात है, आप इन्हें अच्छे से कर लेना। टो बराबर पी ई साइन थीटा। तो क्वेश्चन 5 क्या है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसके लिए भी आपको सूत्र स्थापित करना है। तो क्वेश्चन 6 क्या है गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय को सिद्ध भी कर लेना है एक बार। और क्वेश्चन 7 है गॉस की नियम। आपके गॉस की प्रमेय के दो नियम हैं, एक तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और दूसरा है अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ओके स्टूडेंट्स,
आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे कॉपी लिखनी है, वो भी थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे दूंगा वीडियो के बीच में। तो आप बने रहे। आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना और बाद में इनको एक एक करके अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो चैप्टर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। तो स्टूडेंट फर्स्ट सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, इसकी छोटी कुछ परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं। जैसे कि वैद्युत विभव आप सभी को पता है, W बराबर V अपॉन क्यू। विभव प्रवणता क्या है, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। विभव प्रवणता धारिता क्या होती है, किसी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, मतलब किया गया कार्य, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जरूर याद कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 10 है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इम्पोर्टेंट संबंध है, 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है आपका। तो क्वेश्चन 11 क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि भाई ये अक्षीय स्थिति और निरीक्षीय स्थिति आपके आगे भी काम आएगी। तो यही है वो, इसमें तो हमें ज्ञात करना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वहाँ पे हमें ज्ञात करना होता है वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत विभव। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कंपेयर कर लेना एक बार खुद से भी। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन 12 की ओर। किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक का सूत्र होता है आपका U बराबर 1/2CV²। इसमें हमने 2-3 सूत्र बनाए थे, आप सभी उनको देख लेना एक बार। 1/2Q² अपॉन C की फॉर्म में है ये, और ये C और V की फॉर्म में है। तो इजी डेरिवेशन है ये बहुत ही, आपको बस एक बार इनको देख लेना है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 क्या है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन 13। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। व्यंजक का निगमन या व्यंजक प्राप्त कीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐड करके पूछा जा सकता है कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आंशिक रूप से इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। तो आप इस डेरिवेशन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। ऐसा कुछ इसका डायग्राम होता है कि भाई इसमें आंशिक रूप, इस पे एक तरफ पॉजिटिव आवेश रहता है और दूसरी तरफ निगेटिव आवेश। आप सभी इसको अच्छे तरीके से देख लेना एक बार अपनी कॉपी में। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर 3, जो कि क्या है हमारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में आपको देख पा रहे होंगे आप कि 4 क्वेश्चन है हमारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3 में आपको 4 के 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलो एक बार पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मुक्त
इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। तो डियर स्टूडेंट, आपको इसमें अनुगमन वेग की परिभाषा लिख देनी है सबसे पहले, और फिर उसके बाद अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा, अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। ओम के नियम का निगमन। तो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, अगर यह क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। तैयार कर लेना इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि किरचॉफ के आपके 2 नियम हैं। पहला नियम संधि का नियम, और दूसरा नियम क्या है आपका? वोल्टता या बंद पास का नियम। दोनों नियम आप अपना परिपथ बनाकर तैयार कर लेना, वेरी इजी होते हैं। संधि का नियम, जैसे कि आपको पता है समेसन आई इक्वल टू होता है 0 के। संधि की ओर बहने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है? समेसन आई आर इक्वल टू समेसन ई। किसी परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। परिपथ में बहने वाली धारा I तथा प्रतिरोध उसके संगत लगे प्रतिरोध R का गुणनफल परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें क्या है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है मैंने आपको 3-4। एक तो विशिष्ट प्रतिरोध रो, धारा घनत्व जे, और विशिष्ट चालकता, आंतरिक प्रतिरोध तथा अनुगमन वेग का दूसरा नाम आपको पता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसको परिभाषा, ये 4-5 परिभाषा इनको तैयार कर लेना अच्छे से। और इसमें 2 सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु तथा विभवमापी का सिद्धांत। इनको भी एक बार देख लेना, व्हीटस्टोन सेतु और विभवमापी का सिद्धांत। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 14 की तरफ। तो स्टूडेंट, मैंने इस पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल भी आपको इसके लिए तैयार कर लेने हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 4 के भी न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेने हैं। डियर स्टूडेंट, मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि आपको किस चैप्टर के न्यूमेरिकलों को तैयार करना है। आपके पास 4 से 5 चैप्टर है जिसके आपको न्यूमेरिकल तैयार कर लेने हैं। हो सकता है मैं न्यूमेरिकल की भी वीडियो आपके लेके आऊँ, आपके लिए लेकर के आऊँ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका? 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F/L μ0 I1 I2 अपॉन 2πr न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 2 समांतर धारावाही चालक तार। ओके, 2 समांतर धारावाही चालक तार होता है डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है, आप इन्हें अच्छे से कर लेना तैयार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ओके, हाँ। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने बनाई थी एक ऐसी
परिनालिका बनाई थी और इसको ला करके फिर इधर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हमें इस परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। आपको पता है परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आता है, B = μ0 Ni, जहां N क्या होती है, कुंडली में तारों के फेरों की संख्या, और ये तो होता है इसके केंद्र पर, और ध्रुवों पर क्या होता है, इसका बस /2 आ जाता है। परिनालिका के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, ओके। बायो-सेवर्ट के नियम के लिए आपको पता है जैसे कि इसमें 3-4 बातें होती है, आप उन्हें भी देख लेना। बायो-सेवर्ट का नियम इम्पोर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, बायो-सेवर्ट नियम का उपयोग करके यानी कि प्रयोग करके वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। ओके स्टूडेंट, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसे। वृत्ताकार, याद करो, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली हमने कुछ इस तरीके से बनाई थी, जिसके केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया था। चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पर वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या थी, r थी। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आया था, μ0 I/2r। यदि वृत्ताकार कुंडली के फेरों की संख्या n हो तो फिर क्या आता है, बस n की गुना हो जाती है, इसमें μ0 Ni/2r हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। डियर स्टूडेंट, जितने भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 या 2 नंबर वाले, वे आपके सभी आप एक बड़े क्वेश्चनों के तैयार करने से सब हो जाते हैं। अच्छा, तो गाइस अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 से आएंगे 22 पर। पहले तो 22 ये आ गया 26, तो अभी हम इसको बार सेट करते हैं 22 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके लिए क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ओके, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देख लेना इसको भी एक बार। तो क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर आपका आता है 5। ये बड़े बड़े चैप्टर थे स्टूडेंट्स, चैप्टर 1, 2, 3, 4, ये आपके काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर है और अच्छे भी हैं, कुछ हार्ड वैसे इसमें है नहीं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो अब ये चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5, जो कि चुंबकत्व तत्व एवं द्रव्य है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आपका कुछ परिभाषाएं हैं, बस छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, आप इनको देख लेना एक बार अच्छे से। कैसे परिभाषाएं क्या है, दिक्पात कोण इम्पोर्टेंट, नतीय नमन कोण, चुंबकीय यामोत्तर, 3 परिभाषा तो आप ये जरूर देख के जाना एक बार। और 3 परिभाषाएं हैं, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। तो 6 परिभाषा है चैप्टर 5 में, 6 की 6 आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। और इसमें नतीय नमन कोण पर एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी होता है, उसको भी हम बताएंगे। अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये हो गए आपके चैप्टर 6। इस चैप्टर 6 का नाम नहीं लिखा, इसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण।
चैप्टर का नाम है, लिख लेना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अनोन्य प्रेरण की घटना समझाइए। अनोन्य प्रेरण की घटना समझाइए। दो समतल कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसका मात्रक विमा भी लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अनोन्य प्रेरण की घटना समझाइए, कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र लिखिए, इसके मात्रक विमा। तो इन क्वेश्चनों को हमें पेपर में कैसे अटेंड करना होता है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ एग्जाम में कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन की। अगर भाई लैंग्वेज बड़ी आ जाए तो हमको एक तरफ से ऐसे कुछ भी लिख के नहीं चलना है। मैं बताता हूँ आपको इसको करने का तरीका। आपको सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। फिर जैसे देखो, सबसे पहले हमें कहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बीच में एक हेडिंग लिखेंगे कॉपी के पेज में अपने बोर्ड एग्जाम की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखने के बाद हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे कि भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। आप सभी को पता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन में कहा है कि चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अनोन्य प्रेरण की घटना, किसकी, अनोन्य प्रेरण की घटना भी समझाइए। तो उसको डिस्क्राइब करने के बाद फिर हमें एक लाइन छोड़ देनी है। ऐसे लाइन छोड़ने के बाद हम हेडिंग डालेंगे, कॉपी के बीच में लिखनी है बिल्कुल ब्लैक पेन से, म्यूचुअल इंडक्शन, अनोन्य प्रेरण। फिर इसको भी अगली लाइन से डिस्क्राइब कर देना है, अगली लाइन से अनोन्य प्रेरण। तो अनोन्य प्रेरण की घटना लिख लेनी है। उसके बाद इसको लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, दो समतल कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व, अनोन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि अनोन्य प्रेरण गुणांक अथवा अनोन्य प्रेरकत्व ये भी आता है। जैसे हमें पता है कि भाई पास में रखी दो समतल कुंडलियों में अगर एक में धारा प्रवाहित कर देते हैं तो सबसे पहले उनमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के बाद इसमें क्या होता है, प्रेरित चुंबकीय बल, इनके बीच में, दोनों कुंडलियों के बीच में प्रेरित विद्युत बल काम करने लगता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित धारा, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। तो देख लेना आप इसको अच्छे से। जैसे कि हमें पता है एन एस फाई सफिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। तो एन एस फाई एस आई पी ये क्या है आपको पता है। एन एस, एन मतलब होता है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, कुंडली के फेरों की संख्या, कितने तार उस पर लपेटे गए हैं। और फाई एस क्या होता है, फाई एस होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स, फाई होता है फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स है, और किसके लिए है, द्वितीयक कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स। और आई पी, आई सफिक्स में पी क्या है आपका, आई सफिक्स में पी है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। तो हम यहाँ से सब लिखेंगे कि लिखते हैं इसमें मानकर कि भाई माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई एस होता है। तो जो NS फाई एस वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP के। फिर हम इसे अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट की गुना करते हैं, जो कि कांस्टेंट क्या है हमारा M। हमने यहाँ पे क्या माना है, कांस्टेंट M। ये M ही क्या होता है फिर अनोन्य प्रेरण गुणांक, क्योंकि यह एक कोफिशिएंट का काम करता है। तो ये बन जाता है अनोन्य प्रेरण गुणांक। फिर हम यहाँ से अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी बना लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कैसे कि भाई यदि हम प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या
और द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान अनुन्य प्रेरण गुणांक के मान के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे बन जाती है। फिर हमारे से क्या पूछा है अभी देख लेते हैं। अभी क्या बचा, ये बचा आपका इसका मात्रक विमा भी लिखिए। तो अभी हम अनुन्य प्रेरण गुणांक क्वेश्चन नंबर 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25 का ऊपर चला गया था वो 26, हाँ यहाँ से आएगा स्टूडेंट। अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं 25 का अनुन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक। जैसे कि आपको पता है अनुन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी, और इसकी विमा क्या होती है, अनुन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरक, इनकी सभी की विमा क्या होती है, हेनरी, सॉरी मात्रक हेनरी, विमा ml² T⁻², A⁻²। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको एग्जाम में। एक बार फिर से चलते हैं हम उसी क्वेश्चन पे, बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने बताया था कि भाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिखा हमने पहले कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फिर इसके बाद अनुन्य प्रेरण, फिर हमने इसमें अनुन्य प्रेरण गुणांक अनुन्य प्रेरक में संबंध निकाला m, और ये हमारा फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने इसका विमा मात्रक लिखा, मात्रक है इसका हेनरी, विमा ml² T⁻²। तो चलिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो ऐसे आपको अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, होपलेस नहीं होना है आपको, एज ए टीज क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे रखे हुए, टेंशन नहीं लेनी है, आप इनको तैयार कर लेना बस। तो क्वेश्चन नंबर 26, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी, जैसा कि आप सभी को पता है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। जो इसका द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कभी कभी 1 नंबर का कि भाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा, किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप एक क्वेश्चन इसको अच्छे से ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, ओके, भंवर धाराएं कौन सी, एडी करंट तथा स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। स्टूडेंट जैसे कि हमने बताया था अभी कैसे करना है, आपको भंवर धाराएं तैयार करनी है पहले, फिर स्वप्रेरण की घटना आपको पता है, और इसके बाद समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक। इसका चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है आपका 28, जो कि है लोरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या। लोरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या। ओके, ये वो होता है कि लोरेंज बल के आधार पर हमें देखना होता है इसमें कि यू आकार की हमारी क्या होती है, एक यू शेप में हम एक इसमें चालक छड़ लेते हैं पी क्यू, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्या कराते हैं, वी वेग से दाईं ओर गति कराते हैं। तो इसको देख लेना स्टूडेंट, और फिर इससे सिद्ध होके आ जाता है फैराडे का प्रथम नियम। अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर 7 जो कि क्या है आपका, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और डियर स्टूडेंट आपको इसके न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें से एक न्यूमेरिकल और एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आता है, 100% आपको तैयार करना है। कम से कम इसमें से आपको 10 नंबर का मटेरियल मिल जाएगा।
चलो एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 7 से कितने नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। सिलेबस में देखते हैं एक बार चैप्टर नंबर 7 से। कहें प्रत्यावर्ती धारा, द्विचुम्बकीय तरंगे, हाँ ये रहा आपका। इसमें भी द्विचुम्बकीय प्रेरण 8 नंबर का दिया हुआ है तथा प्रत्यावर्ती धारा। ओके, देन आपको तैयार कर लेना है ये 8 नंबर, 8 से 10 नंबर का इसमें से आता है, जो कि हमारा कहाँ पे है अभी, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7। तो इसमें क्वेश्चन 29 क्या है। एक प्रत्यावर्ती स्रोत V = V0 sin ओमेगा t से प्रेरक L संधारित्र C तथा प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, वेक्टर आरेख खींचकर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलाकोण के सूत्र निकालिए। तो स्टूडेंट आपको हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें बस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2 सर्किट तैयार करने हैं एग्जाम में ओनली, LCR सर्किट और LC सर्किट। LCR और LC सर्किट आपको हमने इसमें 7 सर्किट कराए हैं, जो कि कौन कौन से हैं। एक है LCR, और फिर हमने इनको जोड़ा था, L और C श्रेणी क्रम में लिए थे, फिर C और R लिया था, और फिर L और R लिया था, और लास्ट में तीनों सर्किट को एक साथ जोड़ा था LCR। तो आपको एग्जाम में ये सर्किट तैयार करना है, LCR और LC सर्किट। इन दो में से एक आपका पक्का क्वेश्चन आएगा ही, इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे, जैसा कि इसमें पूछा हुआ है LCR सर्किट। तो LCR सर्किट के लिए आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। आप तो एक बनता है आपका कि LCR सर्किट के लिए प्रतिबाधा, तो मैंने लिखी हुई है प्रतिबाधा, आप इसको देख लेना, Z = स्क्वायर रूट R² प्लस ओमेगा L माइनस के ओमेगा C, और कला कोण होता है आपका tan phi बराबर ओमेगा L माइनस के 1/ओमेगा C/R। आपको पता है कि XL = होता है ओमेगा L के। तो स्टूडेंट अभी हम देखते हैं, और इसकी तीन स्थितियां भी होती है इसको, जैसे कि आपको पता है कि भाई यदि ओमेगा L, या बोल दो कि XL > XC, तो इसमें क्या होता है, जो कला कोण होता है उसमें पूछते हैं कि भाई यदि ओमेगा L > 1/ओमेगा C, तो उसके लिए कला कोण क्या होता है, उसके लिए कला कोण पॉजिटिव होता है, और जो धारा होती है वो वोल्टेज से पश्चगामी होती है। आपको सब बता रखा है ये, एक बार इसको देख लेना। पहली स्थिति तो ये होती है, और दूसरी स्थिति के पेज सेट गलत हो गया है थोड़ा सा, इसको एडजस्ट करते हैं। क्या मिस्टेक हो गई, उसके बाद यहाँ पर देख लेना कि ये दूसरी स्थिति, ये उसके जस्ट नीचे ही है। स्टूडेंट्स आप पहले इसकी ये फर्स्ट स्थिति जो है इसको ध्यान में रखना, और अभी हम चलते हैं फिर इसकी सेकंड स्थिति में। तो सेकंड स्थिति देखो, अभी आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा L है 1/ओमेगा C के। तो इसमें होता क्या है कि जो एक कला कोण होता है, ये कला कोण जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब इसमें ये होता है कि जो धारा है
LCR सर्किट में जो धारा होती है वो वोल्टेज से पश्चगामी होती है, यानी कि धारा आगे होती है और वोल्टेज पीछे होता है। धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है, हाँ, पश्चगामी, लैगिंग। ओके, तो अभी हम इसकी सेकंड स्थिति देखते हैं। सेकंड स्थिति ये देख लो आप, सेकंड स्थिति ये रही आपकी। इसमें क्या है, XL इज लेस देन इसके 1/XC। XC मतलब वही है कि ओमेगा L इज लेस देन 1/ओमेगा C। तो डियर स्टूडेंट, जो इसमें कला कोण होता है आपका tan phi, वो आता है आपका निगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी होती है। धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है। आपको इसमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है, और अगर कला कोण हमारा निगेटिव होता है तो धारा वोल्टेज से अग्रगामी, लीडिंग करती है। ओके, देख लेना अच्छे से एक बार इसको। तो दोनों कंडीशन देख ली हमने। व्हेन XL इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C एंड सेकंड XL इज लेस देन 1/ओमेगा C। अब थर्ड पोजीशन, थर्ड क्या है, व्हेन XL इज इक्वल टू XC। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कला कोण होता है वो उसका मान होता है 0। तो इसमें जो धारा और वोल्टेज है उनके बीच में कोण बनता है समान, समान कोण पर होते हैं। धारा तथा वोल्टेज समान कोण पर होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सर मैंने लिखा है 7 सर्किट में सिर्फ 2 पक्के तैयार कर लेना। कौन से, LCR और LC सर्किट। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पता है आपको, जैसे कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत मतलब क्या वर्किंग है इसकी। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना 2 प्रकार का होता है, उच्चाई और अपचाई। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके लिए परिणमन अनुपात ज्ञात करना है, और ट्रांसफार्मर से ऊर्जा क्षय के कारण, मतलब ट्रांसफार्मर से ऊर्जा क्षय के क्या कारण होते हैं लिख देना उसमें, कि भाई भंवर धारा है, तांबे में हनी, फ्लक्स, ये सब अगर पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण, तो आप लिख लेना भंवर धारा है, तांबे में हनी, फ्लक्स, ये 2-3 हनी लिख देनी है आपको इस क्वेश्चन में। इसके बाद आपका क्वेश्चन एक बनता है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्यम मूल मान। शिखर मान को हम V0 से प्रेजेंट करते हैं और वर्ग माध्यम मूल मान को हम प्रेजेंट करते हैं VRMS से। तो स्टूडेंट, ये प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए वर्ग माध्यम मूल मान होता है। इनमें संबंध स्थापित यह आ गया आपका IRMS इज इक्वल टू क्या, I0/√2। यह हो गया आपका धारा, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए वर्ग माध्य, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान। अब इसी प्रकार इसमें क्या होता है, ये धारा भाई I मीन्स क्या है, धारा, और V मीन्स होता है वोल्टेज। तो इसके लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए ये होता है वर्ग माध्य मूलमान, और ये होता है V0 क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए V0 होता है शिखर मान, ये होता है वोल्टता का शिखर मान। तो दोनों डेरिवेशन एक जैसे ही होते हैं, आपको बस यहाँ तक आपको पूरा प्रूफ करके दिखा देना है। IRMS इक्वल टू I0/√2 और इसकी प्रकार लिख देते हैं बाद में, ये सिद्ध हुआ ऐसे। तो चैप्टर नंबर, अब हम बात करते हैं आपके लास्ट चैप्टर, जो कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार करना है। वह क्वेश्चन क्या है कि भाई वह क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी 3-4 प्रॉपर्टी आपको देख लेनी है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टी ये आपको देख लेनी है।
तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। तो आप इनको नोट कर लेना एक बार अपनी कॉपी में। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के भी आपको न्यूमेरिकल देख लेना है। आपके 14 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो वेरी मोस्ट ये आपके, मैंने देखा है कि वही प्रीवियस ईयर में जैसे भी क्वेश्चन आए हैं आपके न्यूमेरिकल, तो फर्स्ट, सेकंड और आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4, 7 और चैप्टर नंबर 9। अगर आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं तो बस इन 5 चैप्टर पर अपना एफर्ट लगाना। चैप्टर फर्स्ट, और मैंने अभी इनके न्यूमेरिकल भी अभी बना रखे हैं, उनके लिए भी वीडियो में अपलोड करूंगा यूट्यूब पर ही विद सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आप पहले ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। ओके, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे साथ। हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाकर भेजेंगे। फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हो गया, मैं उसमें खुद न्यूमेरिकल समझाऊंगा। प्रीवियस ईयर के जो आपके न्यूमेरिकल है उन सभी को लेकर। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।